पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज ने चुनावों की ट्रेडिशनल कैंपेनिंग और टिकट वितरण में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है सर्वेस के जरिए। आप ये देखिए कि चुनाव से पहले सर्वे कराने का चलन तो पहले भी था, लेकिन बीते कुछ सालों में सर्वे कराने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब पार्टियां आंतरिक सर्वे यानी कि एक इंटरनल सर्वे करवाती हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि कम लागत और कम समय में पार्टियां माइक्रो लेवल यानी कि बूथ स्तर पर यह जान पाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस असल में है क्या। बीते कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनावी इलाकों से दूर बैठकर इन्हीं सर्वेस को देखते हुए अपनी कैंपेनिंग का तरीका तय करते हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तरफ से दिए गए इन्हीं सर्वेस के आधार पर टिकट देने का चलन भी अब बढ़ चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब किसी बड़े नेता के पसंदीदा उम्मीदवार को महज इस बात के लिए टिकट दे दिया जाता था कि वो उस नेता का करीबी है या फिर उस बड़े नेता को पसंद है। अब टिकट उसी उम्मीदवार को दी जाती है जिसकी लोकप्रियता सर्वे में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि वो पॉपुलर है। और अब किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, इसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनीज के सर्वे के जरिए ही देखा जाता है और समझा जाता है। आपको बीते साल हुए 3 राज्यों के चुनाव याद होंगे, जहां पर बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश चुनावों के टिकट वितरण में सर्वे का सहारा लिया था। और सर्वे के आधार पर ही विधानसभाओं को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया था। जहां पर जीत की सबसे ज्यादा संभावना दिखती है वो ए कैटेगरी की सीट मानी गई। जहां पर जीत को लेकर संशय नजर आता है उसे बी कैटेगरी सीट माना गया। और जहां पर बीजेपी के लिए या किसी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल था उसे सी कैटेगरी सीट माना गया। और इस आधार पर तय किया गया कि कहां पर टिकट वितरण में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, कहां पर स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की जरूरत है। इस सर्वे के डिजाइनर्स भी आईआईटी, आईआईएम पास आउट ही थे, जिन्होंने पार्टी आला कमान के साथ बैठकर यह स्ट्रैटेजी तैयार की थी। तो ये तो रही मॉडर्न सर्वेस की बात। और अब बात करते हैं चुनावों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। आप ये देखिए कि साल 2014 में प्रधानमंत्री की जीत में पहली बार सोशल मीडिया को लेकर चर्चा तेज हुई। 2014 में बीजेपी की जीत को स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कैंपेनिंग के साथ भी जोड़कर देखा गया। और इसके बाद सभी दलों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहां पर अपनी पॉपुलैरिटी को बेटर करने के लिए एक्टिव रहना शुरू कर दिया। आज की तारीख में बात यहां तक बढ़ चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कहते हैं कि उनके YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको भी वो वीडियो याद होगा और ऐसे में एक बार उस वीडियो को हम रिवाइज कर लेते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राजनीतिक पार्टियों की सोशल मीडिया कैंपेनिंग में सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, कंटेंट राइटर्स और टेक सैवी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये लोग उम्र, काम और क्षेत्र के आधार पर लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टीज के लिए पोस्टर, प्रचार और कंटेंट देखे होंगे। पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो भी कमेंट्स आते हैं उन्हें बड़ी बारीकी के साथ मॉनिटर किया जाता है और जहां पर कमी नजर आती है उस पर काम किया जाता है। सोशल मीडिया के साथ ही ये कंसल्टेंसी टीम्स रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी काम करती है। इसका मतलब ये है कि कब किसी नेता को क्या एक्टिविटी करनी है, कब किस नेता को कैसा पहनावा रखना है, ये सब भी बहुत रिसर्च के बाद किया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिंदी पट्टी से अलग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनकी पोशाक, उनका पहनावा पूरी तरह से बदला हुआ होता है।
प्रधानमंत्री की पगड़ी का रंग हर बार स्वतंत्रता दिवस पर बदला हुआ सा नजर आता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी व्हाइट टी शर्ट आपको याद होगी कितनी चर्चा में रही थी। और चेंज इन अटायर भी मॉडर्न पॉलिटिक्स की मॉडर्न स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। इसके अलावा आपने एक बदलाव और महसूस किया होगा। पहले के जमाने में सड़कों पर जो पार्टी या फिर नेताओं के पोस्टर लगते थे उसमें अमूमन ये लिखा होता था कि हमारे नेता को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं, या फिर मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आने वाले चुनावों में भारी मत के साथ हमें जिताएं। लेकिन अब ये बैनर पोस्टर भी बदले बदले से नजर आने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि ये काफी क्रिएटिव हो चुके हैं। शेरो शायरी का इस्तेमाल होने लगा है। इंग्लिश में भी बैनर पोस्टर लगने लगे हैं। नेताओं की फोटो को किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखाने की कोशिश इनके जरिए होती है। बैनर पोस्टर पर आंकड़े छपने लगे। ये सब इसी मॉडर्न डे कैंपेनिंग का हिस्सा है, जिसे कार्यकर्ता नहीं बल्कि अब एक्सपर्टीज डिजाइन करने लगे। और अब इन सब की शुरुआत कहां से होती है उसको आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम सीधे चलते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनावों की कैंपेनिंग। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग का जिम्मा मिला था कैग को, CAG यानी कि सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कैग में IIT से पढ़े हुए लोग शामिल थे और प्रशांत किशोर को आप जानते ही होंगे, वो भी इसी टीम का हिस्सा थे। प्रशांत किशोर की अगुवाई में इस हाईटेक टीम ने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन डिजाइन किया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत के साथ ही इस टीम की चर्चा भी तेज हो गई थी। हर पार्टी इसी हाईटेक टीम को हायर करने की बात करने लगी और यहीं से ये बिजनेस एक्सपैंड होने लगा। 2015 आते आते कैग टूट गई और इसके सदस्य अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPAC को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे ही IPAC की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसके बाकी सदस्यों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स खोल ली। जैसे कि IPAC छोड़ने से पहले इसके एक सदस्य रॉबिन शर्मा ने YSR कांग्रेस पार्टी और जगन मोहन रेड्डी के लिए 2019 में कैंपेन को डिजाइन किया था। और उस जीत के बाद अब रॉबिन शर्मा IPAC में तो नहीं है, लेकिन अब वो अपनी नई फर्म के साथ TDP के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए कैंपेन को डिजाइन कर रहे हैं।